ऊपर वाले ने सब इच्छाएं पूरी कर दी, अब बस एक इच्छा और पूरी कर देता, मेरे अशोक की शादी किसी अच्छी लड़की से करवा देता। क्या माँ, अब फिर से वही सब लेकर बैठ गई? माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं जेठ जी, सारी उम्र अकेले कैसे काटेंगे आप? उम्र भर तो आप जिम्मेदारियों के तले दबे रहे, लेकिन अब वक्त आ गया कि आप शादी के बंधन में बंध जाएं। हाँ भैया, हम सबकी बात तो नहीं सुनते, आप अब कम से कम इसकी बात तो मान लीजिए। इसके लिए जेठानी ले आइए। अच्छा ठीक है, तुम लोग इतनी जिद करते हो तो ठीक है। ये सुनकर सभी बड़े खुश होते हैं और अब सभी अशोक के लिए लड़की देखने लगते हैं। अशोक साधे स्वभाव का, मेहनती लेकिन बहुत साधारण दिखने वाला इंसान था। सही समय पर शादी नहीं हुई और इस उम्र में अब लड़की देखने लगे तो सब कुछ न कुछ तर्क दे देते। लड़का तो अच्छा है पर रंग दबा हुआ है और उम्र भी ठीक ठाक हो गई है। ऐसे करते करते उन्होंने कई रिश्ते देख लिए। फिर एक दिन एक रिश्ता आया अंजलि का, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत, पढ़ी लिखी और मॉडर्न थी। सबको लगा ये रिश्ता तो शायद बन ही नहीं पाएगा, लेकिन कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ उनके साथ भी। अशोक के पास अच्छे खासे पैसे थे और अंजलि के पास खूबसूरती। दोनों एक दूसरे को झट से पसंद आ गए और दोनों की शादी हो गई। आजा बहू, ये कलश गिराकर अंदर आ। अंजलि गृह प्रवेश करके अंदर आ गई और फिर अगले दिन एक बड़ी सी ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी। वाह भाई सुपर्णा जी, खूब दिल खोलकर खर्च किया है आपने पार्टी में। अरे तो मेरे इकलौते जेठ जी की शादी थी आंटी जी, कैसे ना करते, और पैसों की कोई कमी थोड़ी ना है उनके पास। ये बात तो तूने सही कही छोटी बहू। अच्छा तेरी जेठानी कहाँ रह गई, तैयार हुई कि नहीं? जी अभी देख कर आती हूँ। रैना अंदर अपनी जेठानी को लेने जाती है, जहाँ वो उस गाउन में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। वाह जेठानी जी, आज तो लगता है महफिल लूटने का इरादा है आपका। लूटने की आदत तो हमें पहले से ही है देवरानी जी। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलिए चलते हैं। अब वो पार्टी वाली जगह पर चले जाते हैं, जहाँ 40 साल के सांवले रंग के अशोक के सामने उसकी 30 साल की गोरी पतली सुंदर पत्नी अंजलि बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। सभी रिश्तेदार और मेहमान रैना से एक ही बात कहते हैं, वैसे जो भी कहो अशोक भाई साहब बड़े लकी हैं जो इस उम्र में भी उन्हें ऐसी बीवी मिली। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि तेरे जेठ से सुंदर जेठानी है। सच में इस उम्र में भी क्या सुंदर बीवी मिली है। पूरी पार्टी में हर कोई बस रैना से एक ही बात कह रहा था कि जेठ से सुंदर जेठानी है। अपनी जेठानी की तारीफ सुनकर रैना को भी अच्छा लगता है। ऐसी सारी पार्टी अच्छे से निपट जाती है। फिर शादी के अगले दिन सुबह, बड़ी बहू उठ गई तू, जा अब जाकर मेरे लिए चाय पकौड़े ले आ। वो क्या है ना, शुगर की मरीज हूँ तो उठते ही भूख लग जाती है। क्या सुबह सुबह चाय पकौड़े? ठीक है अभी बनाकर लाती हूँ। अंजलि रसोई में जाती है और चाय पकौड़े बनाकर ले आती है। ये लीजिए माँ जी। अच्छा वैसे एक बात बताइए, आप तो शादी से पहले कह रही थी कि कोई काम नहीं करवाएंगी, फिर ये सब? अरे काम से मतलब नौकरी से था बहू। घर का काम तो घर की बहुएं ही करेंगी और हमारे घर में वैसे ऐश है, तुम्हें कमाने की कोई टेंशन नहीं है, बस खाना बनाओ, खाओ और खिलाओ। लेकिन माँ जी मुझे खाना बनाना नहीं आता, बस ये हल्का फुल्का चाय पकौड़े जितना काम कर लेती हूँ और कुछ नहीं। क्या? लेकिन तूने तो कहा था तुझे हाउसवाइफ बनना है, तो हाउसवाइफ तो ये सब करेगी ही ना। और तेरी माँ ने तो रिश्ता करते वक्त बड़े गर्व से बोला था कि तुझे बनाना आता है। हाँ तो क्या बनाना आता है वो पूछा था। मैं मैगी, चाय पकौड़े, अंडा बना लेती हूँ बस। अरे अमीर खानदान है आपका, आपको तो नौकर चाकर रखना शोभा देते हैं। कम से कम 3-4 नौकर चाकर तो होने ही चाहिए ना यहाँ। और सच कहूँ तो खाना बनाने वाला ससुराल तो मुझे पहले ही मिल रहा था, लेकिन वो तो मैंने रिजेक्ट कर दिया था। हाँ तो हमें भी कई ऐसी लड़कियां मिल रही थी जिन्हें खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए हमने तो मना कर दिया, क्योंकि हमें तो खाना बनाने वाली बहू चाहिए थी। मेरी छोटी बहू रैना को देखो, सब काम कर लेती है, अच्छा खाना भी बनाना जानती है, तभी हमने इसे हाँ बोला था। और मुझे भी ऐसा ससुराल चाहिए था जहाँ खाना ना बनाना पड़े। अब आज मेरा पहला दिन है तो ना ज्यादा माथापच्ची मत करो मेरे साथ। अब मैं चाय पकौड़े बनाकर थक गई हूँ तो रूम में जा रही हूँ रेस्ट करने। ये कहकर अंजलि कमरे में चली गई। कमाल की बहू है, चाय पकौड़े बनाकर ही थक गई। कोई बात नहीं माँ जी, जेठानी जब भी नई नई आई है इस घर में, हो सकता है पहले कभी काम न किया हो, धीरे धीरे सीख जाएंगी। हाँ उम्मीद तो यही है इससे। कुछ देर बाद, क्या यार मेरा पहला दिन है ससुराल में, ऐसा लग रहा है जैसे किसी को कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। तभी अशोक बाहर से वॉक करके आता है। अशोक जी आ गए आप? तुम उठ गए अंजलि, थोड़ी देर आराम कर लेती।
अशोक जी, वो मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। हाँ, आइडिया अच्छा है। ऐसा करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। यस, अब तो हम बाहर जाएंगे। मैं सोशल मीडिया पर फोटोज डालूंगी। अरे किस सोच में डूब गई? तैयार हो जाओ। मैं तब तक माँ को भी बोल कर आता हूँ और विशाल और रैना को भी बोल देता हूँ तैयार होने के लिए। सब लोग? और माँ जी भी? लेकिन क्यों? ये मेरा पति तो मादा लाडला निकला। बताओ, पूरी पलटन को लेकर जाना है इन्होंने बाहर। अब वो सब एक साथ ब्रेकफास्ट के लिए बाहर चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीता। अशोक और अंजलि को जहाँ भी जाना होता तो अशोक अपनी माँ को भी साथ ले जाता। फिर एक रोज, हद है माँ, ये कैसे घर में शादी कर दी आपने? मेरा पति अपनी माँ का पल्लू छोड़ने को तैयार नहीं। जब देखो कहीं भी जानो तो उन्हें साथ लेकर चल पड़ते हैं। अब इस पर मैं क्या बोलूं? तेरा पति है, तू जाने, लेकिन धीरे धीरे तुझे उसे अलग करना होगा। अब एकदम से तो वो तेरी नहीं सुनेगा ना। हाँ वो तो है। अच्छा ठीक है माँ, मैं फोन रखती हूँ। जेठानी अंदर माँ से फोन पर बातें कर रही होती है तो वहीं देवरानी रसोई के काम करने में लगी हुई थी। मुझे तो लगा था देर आए दुरुस्त आए। बड़े बेटे की शादी देर से हुई है तो अच्छी बहू आएगी, लेकिन ये तो मैडम। खैर, अंजलि बहू यहाँ आओ। जी माँ जी। बहू, तुम्हें अचार बनाना आता है? नहीं माँ जी, मुझे उल्लू बनाना आता है। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, मतलब मैं बाजार से खरीद कर लाती हूँ। अचार मैंने कभी बनाया नहीं, लेकिन सुना है देवरानी जी बहुत अच्छा अचार बना लेती हैं। इनको बोलिए ना, ये बना देंगे आपके लिए। अच्छा, अब मुझे किटी पार्टी में जाना, मैं तैयार होकर आती हूँ। कुछ देर बाद वो वेस्टर्न कपड़े पहनकर वहाँ आती है। ये क्या बहू, ये तूने किस बच्ची के कपड़े पहन लिए? माँ जी, ये मेरे कपड़े हैं, इसे मॉडर्न ड्रेस कहते हैं। तभी अशोक भी वहाँ आ जाता है। मुझे नहीं पता था आप लोग इतने पुराने विचारों के लोग हैं। और अशोक जी, आजकल तो हर कोई ऐसे कपड़े पहनते हैं। पहनते होंगे, लेकिन मुझे पसंद नहीं, इसलिए अगर किटी पार्टी में जाना तो बदल कर जाओ। अशोक के कहने पर वो कपड़े बदल लेती है, लेकिन इन सब से वो उदास हो जाती है। जेठानी जी, आप जेठ जी की बातों का बुरा मत मानिएगा। उन्हें ये सब पसंद नहीं, इसीलिए उन्होंने मना किया। सच कहूँ तो उन्हें तो किटी पार्टी में औरतों का जाना भी पसंद नहीं, लेकिन आपका मन ना टूटे इसलिए उन्होंने हाँ कर दी। जेठ जी को थोड़ा टाइम दीजिए, वो सब चीज अपना लेंगे। फिर अगले दिन, अंजलि, अंजलि, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जीन्स टॉप? हाँ अंजलि, मैं जानता हूँ कि थोड़े पुराने विचारों का साधारण इंसान हूँ। तुम्हें कल वो शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनने दी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वेस्टर्न कपड़ों के खिलाफ हूँ। वेस्टर्न कपड़े पहनो, उन्हें पहनने में कोई बुराई नहीं, लेकिन एक दायरे में रहकर पहनो। हम सोसाइटी के बीच रहते हैं, कल को कोई मेरी बीवी को कुछ उल्टा सीधा कहे तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? अपने पति के मुंह से ये सब बातें सुनकर अंजलि को बड़ा अच्छा लगता है। धीरे धीरे उसके मन में भी अशोक के लिए प्यार पनपने लगता है और अब दोनों एक दूसरे के रंग में ढलकर और एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखकर ही हर काम करते। सावित्री देवी हाथ में स्वागत की थाली लिए अपनी दोनों बहुओं का स्वागत करती हैं। अब मेरी दोनों बहुओं, जल्दी से इस कलश को पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। क्या माँ जी, एक कमरे का घर? आपको पता नहीं है मैं कितने अमीर घर से हूँ और मेरे माँ बाप ने कितना दहेज दिया है। अब मैं ये सारा सामान कहाँ रखूंगी? क्या फर्क पड़ता है देवरानी जी, ससुराल चाहे एक कमरे का हो या 4 कमरों का, रहना तो हम सबको एक साथ मिलकर ही है ना। ओफ, इन गरीब लोगों को कैसे समझ आएगा जिन्होंने पूरी जिंदगी एक कमरे में ही बिता दी हो। खैर रोहन, तुम बेड को कहीं एडजस्ट कर दो, बाकी सब सामान मेरे घर लौटा दो। जब हम बड़ा घर ले लेंगे तब उस सामान को ले लेंगे। सावित्री की छोटी बहू अंकिता उस बेड को एक जगह रखवा लेती है, फिर आराम से उस बेड पर अपने पति के साथ लेट जाती है। तो वहीं दूसरी ओर बड़ी बहू रेखा अपने पति और सास के साथ जमीन पर चटाई बिछाकर लेट जाती है। विनोद जी, माफ करना, मेरा परिवार इतना अमीर नहीं था कि कुछ दे पाए। तो मैं कौन सा अमीर हूँ रेखा, और मुझे सब कुछ अपनी मेहनत से कमाना है, ना कि ससुराल वालों से कुछ लेना है। उन दोनों की बात बेड पर सो रहे अंकिता और रोहन सुन लेते हैं। अंकिता मुंह बनाते हुए कहती है, हा आए बड़े हमें सुनाने वाले। भूलो मत जेठ जी कि आप बेरोजगार हो, इसलिए बड़े होकर भी जमीन पर सो रहे हो। अरे छोटी बहू, तू क्यों गुस्सा होती है, वो तो बस ऐसे ही बोल रहा था। रहने दो माँ, मैं सब जानता हूँ भैया का क्या मतलब था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जहाँ देवर और देवरानी बिस्तर पर सोते, तो वहीं जेठ और जेठानी नीचे जमीन पर चटाई लगाकर सोते हैं। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और उनकी छत टपकना शुरू हो जाती है। उफ, ये सब आखिर क्या है रौनक, तुम्हारे घर की छत टपक रही है। बहू, तुझे बताया था ना मैंने, हमारा घर बहुत पुराना है, इसलिए अक्सर बरसात में ये ऐसे ही टपकती रहती है। माँ जी, मेरी तरफ की चटाई भी गीली हो गई, ऐसे में ठीक से सो नहीं पाएंगे। बहू, तू मेरी तरफ आकर सो जा, इस तरफ सूखा है। वाह माँ जी,
अपनी गरीब बहू पर बड़ा प्यार आ रहा है और अमीर बहू से इतनी नफरत, जबकि हम सब एक ही कमरे में रहते हैं, फिर भी इतनी नफरत। तुम बेड पर सोई हो इसलिए कह रही हूँ इसे छोटी बहू। ठीक है, सुनो जी, कल सुबह होते ही तुम अपनी तरफ की छत और दीवार पक्की करवा लेना। जैसे तैसे वो लोग सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह अंकिता अपनी तरफ की दीवार और छत ठीक करवा लेती है, साथ ही उसमें रंग भी करवा देती है। छोटी बहू, अगर तू काम करवा ही रही थी तो पूरी छत की मरम्मत करवा लेती। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते। मेरा पति सारा दिन मेहनत करे और मैं उनके पैसे तुम लोगों पर बहा दूं। रहने दीजिए माँ जी, आप इसे कुछ मत बोला करो। देवरानी जी की बातों से साफ साफ पता चलता है कि इसे हम गरीबों से सख्त नफरत है। अगले दिन फिर से बारिश शुरू हो गई और रात में अंकिता तो आराम से बिस्तर पर सोई, लेकिन गरीब जेठानी की तरफ छत टपकने की वजह से वो ठीक से सो नहीं पाई। सुनिए जी, छत टपकने के कारण ज्यादा पानी हमारी तरफ आ रहा है, ऐसे तो हम सो नहीं पाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं कल कोई जुगाड़ करता हूँ। अगली सुबह अंकिता अपनी गरीब जेठानी का मजाक उड़ाती है। गरीब जेठानी जी, लगता है आप ज्यादा ही दुखी हैं। आंखें कैसी लाल हो रखी हैं? लगता है सारी रात सो नहीं पाई। वैसे कल रात मैं भी ठीक से सो नहीं पाई। वो क्या है ना, गर्मी ज्यादा लग रही थी। खैर कोई नहीं, मुझे तो एक फोन घुमाना है, फिर मेरे माँ बाप एक इशारे पर मेरे लिए एसी भिजवा देंगे। अंकिता ऐसा ही करती है। अपनी माँ से फोन करके वो अपने घर पर एसी लगवा लेती है, लेकिन एक ही कमरे में एसी लगने की वजह से उसकी हवा सभी को मिल रही थी, यहाँ तक कि उस गरीब जेठानी को भी, और ये बात अंकिता को हजम नहीं होती। एसी मैंने अपने लिए लगवाया रौनक, ना कि उस गरीब जेठानी के लिए। वो मुफ्त में ही हवा खा रही है। तो तुम बताओ डार्लिंग, तुम क्या चाहती हो? कुछ पर्दे ले आओ और उसे कमरे के बीच में लगा दो, ताकि एसी की हवा उस तरफ ना जा पाए। अंकिता अपनी गरीब जेठानी से इस हद तक नफरत करती थी कि वो उसे एसी की हवा भी लगने देना नहीं चाहती थी। गरीब बहू सारा दिन काम करती, लेकिन फिर रात को वो गर्मी या बारिश की वजह से ठीक से सो नहीं पाती। रौनक, तुम आज ही जाकर मिस्त्री पकड़ कर ले आओ, मैं अपनी तरफ का हिस्सा ऊंचा करवा लूंगी। इस गरीब की वजह से हमें भी ये पानी की किचकिच झेलना पड़ता है, और फिर बारिश का गंदा पानी मेरी तरफ जमा हो जाता है। बहू, किसी गरीब को इतना सताना भी ठीक नहीं है। आप तो चुप ही रहिए माँ जी। अच्छा रौनक, आज ना मेरा समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है, तुम बाहर से हम दोनों के लिए ले आओ ना। हाँ, मैं अभी ले आता हूँ। फिर शाम को तेज बारिश होती है, जिससे घर में पानी भर जाता है। उधर चूल्हा गीला होने के कारण गरीब बहू खाना नहीं बना पाती और उन तीनों को भूखा ही सोना पड़ता है। ये देख देवरानी कहती है, गरीब लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अब बस भी कर छोटी बहू, तू अमीर है इसका मतलब ये नहीं हमारी बार बार बेइज्जती करेगी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज रौनक ऑफिस से घर लौट रहा था तो गड्ढे में उसका पैर फंस जाता है, जिस वजह से उसके पैर में काफी चोट आ जाती है और अब वो बिस्तर पकड़ लेता है और अब वो नौकरी पर भी नहीं जा पाता। अंकिता को पैसों की कमी होने लगती है और वो अपनी माँ को फोन करके हेल्प मांगती है। माँ देख लो, अगर कुछ हेल्प हो जाए। बेटी, मैंने तो तुझे पहले ही उस गरीब से शादी करने के लिए मना किया था, लेकिन तू ही नहीं मानी। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमने तेरी बहुत मदद की, लेकिन अब और नहीं कर सकते। तेरे पापा को काम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिस वजह से अब कंपनी बंद होने की कगार पर है। लेकिन माँ, इस वक्त मुझे आपकी जरूरत है, इनकी नौकरी चली गई है। माफ करना बेटी, लेकिन मैं तुम्हारी अब और हेल्प नहीं कर सकती। इतना कहकर अंकिता की माँ फोन रख देती है। तभी अंकिता का जेठ अशोक खुशी खुशी घर आता है। रेखा, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है, मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है और तनख्वाह भी डबल है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जीते रहो बेटा, अब हमें किसी के आगे नहीं झुकना पड़ेगा और ना किसी की बातें सुननी पड़ेंगी। ये सुनकर अंकिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन सब से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी अमीरी के घमंड में आकर ना जाने आप लोगों को क्या क्या कहा, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। कोई बात नहीं देवरानी जी, एक घर में 4 बर्तन रहेंगे तो खटकेंगे ही। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। और वैसे भी हम सब एक घर एक कमरे में रहते हैं, तो हमारे बीच कितनी भी दूरियां आए, लेकिन मुसीबत की घड़ी में हमारा सब परिवार एक ही है, और अपने काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। इस तरह पूरा परिवार एक हो जाता है और सारी मुसीबतों का सामना एक साथ करते हैं।